नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो कुछ सुखद जो समाचार मिल रहे हैं इस यानी भारतीय एकता का जो प्रयास अभी फ़िलहाल भारतीय अवाम ताकत दल इस यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है। कुछ कोरोना का भी माने बाधा है और इसके बाद वो जनता के बीच में आने की योजना बना रहा है। तो ये संदेश जहाँ तक जा रहा है तो वहाँ से और देश के कोने कोने से, तमिलनाडु से, केरल से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से ये लोग अनुभव कर रहे हैं कि सबको एक साथ भारतीयता के आधार पर आना जरूरी है। लेकिन उसके साथ यह भी एक वास्तविकता को भी तस्दीक करना होगा कि अभी ये अनुभव तो है, लेकिन ये अनुभव अभी सभी भारतीय भाई बहनों में आना बाकी भी है। तो इस वीडियो को जितना जो कि भारतीय एकता की बात करता है और साथ साथ भारतीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं हैं उसकी भी पहचान करवाता है, तो अधिक से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जाए, लोग इसको देखें और लोग इसको समझें और इसके महत्व को जानें। तो ये जो है ये इसकी अनुभूति कि सभी को एक साथ में होना है, इसकी आवश्यकता को समझेंगे और आपस में जितनी अविश्वास की खाई बनी हुई है उसको भी समाप्त करके एक होंगे। ये बात तो सत्य है कि इन 60-70 सालों में इन जो राजनीतिक दलों के वेश में जो हमारी समाज विरोधी और समाज में विखंडन पैदा करने वाली ताकतें हैं, इन्होंने बहुत खाई पैदा किया है। और सबसे बड़ी खाई है ये जातिवाद की और इसके बाद सांप्रदायिकता की और भाषावाद और प्रांतीय कट्टरता की। तो ये सब खाई बनाई गई है इन समाज विरोधी और समाज में विभाजनकारी ताकतों के द्वारा अपने निहित स्वार्थ मतलब कि इन्हीं के आधार पर, इन्हीं विखंडन के आधार पर, समाज को तोड़ने के आधार पर ये ताकतें ये सत्ता हथियाने का एक रास्ता मानती हैं, जरिया मानती है और इसी पर अपना वो खेल रही हैं। यही इस देश का दुखड़ा है। तो इन खाइयों को पाट करके हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक साथ हों, भारतीयता के आधार पर हों और अपने को भारतीय समझें
देखिए, इसमें कुछ बातें बताने की है कि हमारे जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो भारतीय हैं। उनके भारतीयकरण की न तो कोई आवश्यकता है, न तो कोई ऐसी बात है। भारतीय हैं, लेकिन ये उतना ही सत्य और कड़वा है कि वो अपने को भारतीय मानते नहीं हैं। यही सबसे बड़ा वो कड़वा है, कड़वा यथार्थ है। तो वो अपने को भारतीय माने और अपने जो देशवासियों को भी भारतीय माने, तो तभी जो है एक भारतीयता आधारित भाईचारा और एकता, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव और आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, सब कुछ भारतीयता आधारित होना संभव हो जाएगा। तो इस जो वीडियो है जिसमें सिर्फ भारतीय एकता की आवश्यकता और बातों पर बल दिया गया है, समझाया गया है, इसको विस्तार से इसके महत्व को बताया गया है और यह देश के लिए और देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, हमारे भारतीय समाज की बुनियाद को मजबूत करने के लिए इसके विषय में बताया गया है। तो ये अधिक से अधिक हमारे भारतीय भाई बहनों तक पहुँचे, ये भी हमारे अपने भारतीय भाई बहनों से विनती है, एक नम्र अनुरोध है कि अपने अपनी जगहों से इसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाएं उसको। साथ में यह भी है कि जो ये समाज विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, ये वातावरण पर काबिज हैं, ये सिस्टम पर काबिज हैं, ये प्रणाली पर काबिज हैं और देश के संसाधनों पर काबिज हैं और पूरी व्यवस्था पर काबिज है। इसलिए ये अपने तरीकों से ये भारतीय एकता न आए, ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि जिस दिन भारतीय एकता आ गई तो फिर इनकी जो साजिश है वो नहीं चल पाएगी और इसीलिए ये विभिन्न तरीकों से इसको रोकने की जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता पर, संसाधनों पर, तंत्र पर एक काबिज है। अब इसका मुकाबला जो करना है अपनी आवाम को ही करना है और आवाम अकेले नहीं कर सकती है, वो एक होकर के इस यथार्थ को, इसलिए कि इन राजनीतिक दलों का इलाज अब किसी के पास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पास भी नहीं है, न्यायपालिका के पास भी नहीं है, अब बाकी तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे विधान मंडलों के हों, उनकी हालत तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। और इस संबंध में जो राज्यसभा में कुछ हुआ तो तमाम वो चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे अपने भारतीय भाई बहनों को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने किस तरह के प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि ये समाज की विखंडनकारी ताकतें होती हैं और जो हमेशा जनता, अमूमन अपवाद छोड़ दीजिए, ये जो चरित्र बताया जा रहा है, ये उनका एक सामान्य चरित्र है कि जनता के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमेशा भुलावे में रखते हैं और हमेशा सामाजिक विखंडन की बातें करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कहीं कहीं तो इसको भड़काते भी हैं और आग भी लगाते हैं। और इन सदनों में जा कर के एक
जो गुंडे मवाली की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो उनको चुनने वाले हम आप हैं। तो इन घटनाओं को देख करके वो सब कह रहे थे कि सदन शर्मसार हुआ। सदन शर्मसार तो बाद में हुआ, अपने जिन भारतीय भाई बहनों ने इनको चुना है उनके कारण यह देश शर्मसार हुआ। इसीलिए भारतीय जनता दल विभिन्न तरीकों से ये कहता है और समझाता रहता है कि इन भारत विरोधी ताकतों को एक आपको जरिया मिला हुआ है और एक अमोघ अस्त्र मिला हुआ है मताधिकार का, जिसको कहते हैं राइट टू वोट, या दूसरी अंग्रेजी है फ्रेंचाइज। तो मताधिकार का, मत देने का, वोट देने का, उसके द्वारा इन सभी ताकतों को इनको शून्य करना है और इनको पंगु करना है, इनको नस्तमे नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर और बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर और मतपेटी पर, जैसे भी। अब एकमात्र रास्ता ये रह गया है। और जहाँ तक कि इनकी करतूतों के विषय में भारतीय जनता दल जो माने नित्य प्रति जो इनके चरित्र है, जो इनके करतूत है, जो इनकी गतिविधियाँ हैं, उनसे ताकि आपको और स्पष्ट होता जाए, तो उनके विषय में और भी राष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो समस्या है कि लोग जो हमारे भारतीय भाई बहन थोड़ी सी संकीर्ण निगाहों से देखते हैं। जैसे कुछ आए भारतीय भाई आए थे जो समण कहे जाने वाले अपने भारतीय समाज के, तो वो कह रहे थे कि ये ओबीसी आरक्षण, सवाल इस बात का है कि यही पार्टी जो है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती थी, आज जो है ओबीसी आरक्षण दे रही है। और आरक्षण तो हमारे भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए कि ये मान लीजिए आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इस देश के हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के उत्थान के लिए बिल्कुल नहीं है। यह हमारे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, स्कुर्ज है। और जिनके लिए ये आरक्षण है उनके लिए भी अभिशाप है। मान लीजिए उन्हीं का, हालांकि खंड खंड में, समाज के खंड खंड में के रूप में भारतीय जनता दल का विश्वास बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह उन्हीं के शब्दों में जिनके लिए आरक्षण है उनके लिए भी अभिशाप है। उनकी प्रतिभा का हनन करता है। जो उनकी प्रतिभा 100% या कहीं 100% से अधिक है, उनकी प्रतिभा को की हत्या करता है ये आरक्षण। वो उसको 20% पर ही रोक देता है, 25% पर ही रोक देता है, और बाकी उनकी प्रतिभा वो निखर नहीं पाती है, वो सामने आ नहीं पाती है, और समाज में प्रतिष्ठा प्रतिभा के आधार पर होता है। जबकि उनमें प्रतिभा है, बस वो आर्थिक सहायता, आर्थिक उनको सपोर्ट, एक सहारे की जरूरत है। बाकी प्रतिभा वो दिखा देंगे मेहनत करके। तो उनको आर्थिक जो है सहारे की जरूरत है, आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। उनकी प्रतिभा को मारना नहीं है। इसलिए आरक्षण तो जो बिल्कुल जो है विभीषिका है। और समाज में जो भेद विभेद, तनाव, विखंडन जो पैदा करती है वो तो अलग से। तो आरक्षण को समूल समाप्त करने की, और भारतीय जनता दल ने तो इसी यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया है कि भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा इसको समूल
उसी तरह से समाप्त करेगा जिस तरह से हमारे महान दार्शनिक और परम राष्ट्रभक्त और कूटनीतिज्ञ और महान कूटनीतिज्ञ हमारे चाणक्य जी ने, हालांकि वो चाणक्य जी के 3 नाम हैं। एक तो चाणक्य जी के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा जो है कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए कि जो उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, जो उसके लेखक हैं, तो वो अपने कौटिल्य के नाम से उन्होंने वो अर्थशास्त्र वाली पुस्तक लिखी हुई है। तो उनका नाम कौटिल्य भी है, तो उस नाम से भी वो जाने जाते हैं। और तीसरा उनका नाम है विष्णुगुप्त। तो 3 नाम हैं उनके। तो चाणक्य जी ने कुश को जड़ से समाप्त किया था, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके, फिर वो उग न पाए। तो उसी प्रकार इस आरक्षण को समाप्त करेगा भारतीय ममता गठबंधन जड़ से, और फिर व्यवस्था ऐसी देगा कि आर्थिक रूप से जरूरतमंदों को, कि जिनको आर्थिक मदद दी जाए, मेहनत करके अपनी काबिलियत प्रतिभा को निखारेंगे और वो साबित करेंगे कि वो जो है वो सबके बराबर और कहीं उनसे भी अधिक जो है प्रतिभाशाली हैं, और अपनी प्रतिभा को वो निखारेंगे। जरूरत, इस देश की जरूरत इस बात की है। लेकिन ये आरक्षण समाज में भेद विभेद तो पैदा करता ही है, और हमारे जो है वो जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, जरूरतमंद है, उनकी प्रतिभा को भी मारता है। और हमारी जरूरत किस बात की है कि हम अपने देश में टैलेंट का, प्रतिभा का विकास करें, काबिलियत का विकास करें, लोगों को सभी को काबिल बनाएं, इस तरह की फौज खड़ी करें, इसके बूते पर देश का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें। लेकिन यह प्रतिभा का विकास न करके एक निकम्मों की फौज खड़ा करने की एक सुनियोजित साजिश है आरक्षण। और यदि इसी तरह से रहा तो विदेशी फॉरेन सब्जुकेशन की भी आशंका है कि जब हम निकम्मों की फौज खड़ी करेंगे तो विश्व, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, विश्व स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएंगे। तो सभी दृष्टिकोणों से कि हमको, सभी भारतीयों को, जो भी उनकी काबिलियत है, जो भी उनका टैलेंट है, जो भी उनकी प्रतिभा है, और जो भी उनका यानी शार्पनेस ऑफ माइंड है, उसका विकास करना है, ना कि उसको मारना है। इसलिए आरक्षण इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इस देश के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता, राष्ट्रीय दक्षता, मतलब कि नेशनल प्रोडक्टिविटी, नेशनल इफिशिएंसी का शत्रु है। तो हर तरह से यह देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, स्कुर्ज है, एक कर्स है, ठीक है। और अभिविष्का तो है ही। अब तक ये आरक्षण मायावती, मुलायम और अखिलेश और लालू का हथियार हुआ करता था। अब वो हथियार वोट बटोरने के लिए ये बीजेपी, मोदी लोग हथियार कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये इसकी वास्तविकता है। यूपी का चुनाव आ गया है और तरह तरह से मैंने वो जातीय गणित तिकड़म शुरू हो गए हैं।
एक कोई इमरान मसूद है जीएनपीसी का, जीएनपीसी मतलब कांग्रेस का कोई नेता है, बिजनौर के आसपास का या कहीं कहीं का है वो, उसने कहीं पर कह दिया कि ये जीएनपीसी चाहे कितना भी जोर मारे उसको शून्य सीट मिलेगी, एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। और सपा जो है वो कितना भी जोर मारे वो 1.5 से ऊपर क्रॉस करने वाली नहीं है। और 250 के ऊपर जो है बीजेपी को आएगा, सरकार उसी की बनेगी। उसने इस प्रकार से वो एक भविष्यवाणी किया। ये तो वो जीएनपीसी वाला बोला। सबसे चूंकि ये यूपी से या उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और जो भी 2022 का चुनाव के नतीजे होंगे वो 2024 के लिए एक प्रीकर्सर होगा, पूर्व संकेत होगा। तो इसीलिए सारी पार्टियां जो है किसी भी तिकड़म से अधिक वोट, अधिक से अधिक सीट जो है निकालने की जो भी उनकी जुगत है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सही तो कोई होता नहीं उनका, सब गलत तरीके से। और उनका सबसे गलत तरीका समाज में विखंडन, समाज को तोड़ना जो है। और न इनको संविधान की चिंता है, न इनको लोकतंत्र की चिंता है, सिर्फ चिंता है सिर्फ सत्ता की। और ये भी देखिए, ये बोलने में शोर करने में एक आगे, दूसरे को बीजेपी को कहते हैं कि इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसने जो है वो सभी तंत्र की हत्या कर दी, ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करती है। मैं बीजेपी की ओर से कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन बीजेपी को भी जानना चाहिए और इनको भी जानना चाहिए कि किस तरह से दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का, चुनाव आयोग का और ये विजिलेंस कमीशन का, न्यायपालिका का दुरुपयोग 70 सालों से हुआ है। और उसको बंधक आप कह सकते हैं बना करके जो है इस जीएनपीसी ने अपने हित में सत्ता को कायम रखा है और पूरी व्यवस्था को अपने पक्ष में करते हुए देश को लूटा है। और कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जिसको मैंने अपनी व्यवस्था के जिसको अपने निस्वार्थ के लिए बर्बाद नहीं किया है। तो वो आज उसको मौका मिल रहा है उल्टे उपदेश देने का कि लोकतंत्र नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, संविधान नहीं है। लेकिन ये सब मौका कौन दे रहा है? ये बीजेपी और मोदी जी दे रहा है। तो उसी संबंध में ये जीएनपीसी आज 7 साल लगातार जो है केंद्र की सत्ता से बाहर है और काफ़ी राज्य सरकारों में बाहर है, तो उसको लूट का माल नहीं मिल पा रहा है। और उस देश में चुनाव जीतने के लिए उसके खर्चे बहुत हैं। तमाम पत्रकारों को खरीदना, उनको पैसे देना, अफवाह फैलाने के लिए पूरा तंत्र बिठाना, उसके खर्चे। तो अब उसके जो लूट का माल है, जो कि 60-70 सालों से लूटा हुआ है, अब वो कुछ कम हो रहा है। इसलिए वो बेताब है किसी तरह से सत्ता में आने के लिए। अब सत्ता में आने के लिए इसमें यानी कौन सत्ता में आना चाहता है? वो राहुल गांधी के विषय में भारतीय जनता ताकत दल ने बताया हुआ है कि यह देश के लिए बहुत एक खतरनाक तत्व बन गया है। डोकलाम के मुद्दे से या डोकलाम से पहले भी एक तो
ये झूठ बहुत बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, ये अफवाह फैलाता है ये। और देश का जहां भी हित होता है हमेशा उसकी खिलाफत करता है, और भी बेशर्मी से। 2.5 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि अपने देश भारत और चीन के बीच में युद्ध या तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, यह अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के 12 बजे चोरी से मिलता है। बताइए, जिसमें युद्ध की स्थिति हो और कोई जो है हमारे दुश्मन के राजदूत से उससे मिले, उससे बड़ा देशद्रोही और इस देश का गद्दार, इस देश का दुश्मन कौन होगा राहुल गांधी के अलावा। और शुरू में ये झूठ भी बोलता रहा कि हम नहीं मिले। वो तो काफ़ी मीडिया इत्यादि के द्वारा जब उसको काफ़ी घेरा गया, तब उसने कबूला कि हाँ, हम जो है चीन के राजदूत से हम मिले थे रात के 12 बजे चोरी छुपे। हमारी सेना जब माने दुश्मन पाकिस्तान के जो आतंकी जो ठिकाने हैं सीमा पर, उसको नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अपनी ही सेना के शौर्य, पराक्रम और मनोबल को गिराने के लिए उसका सबूत मांगता है। ये गद्दार राहुल गांधी। हमारे देश के लोग बताएं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं कि इससे बढ़ के गद्दार कौन होगा। हमारी फिर वायुसेना जब आतंकी ठिकानों को, जो पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में स्ट्राइक करती है, तो फिर अपनी वायुसेना और या अपनी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और उसके मनोबल को गिराने के लिए फिर ये गद्दार राहुल गांधी वो सबूत मांगता है। हमारे सेना अध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलाता है। जरा ये चीजें इतनी मामूली नहीं है। अपनी भारतीय सेना के अपनी भारतीय थल सेना माने आर्मी चीफ जनरल को ये अपने एक नेता से, ये राहुल गांधी सड़क का गुंडा कहलाता है, और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत भेजता है नवजोत सिद्धू को। हमारे देश के लोग बताएं कि इस राहुल गांधी से बढ़कर इस देश का गद्दार कौन होगा, देशद्रोही कौन होगा, देश का दुश्मन कौन होगा, बताएं ना। ये हर वक्त पाकिस्तान की भाषा बोलता है, हर वक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है, और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो राजनीतिक माहौल है, इसी के वक्तव्यों को उठा करके भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करते रहते हैं, इसी गद्दार राहुल के। जो है पिछले साल लद्दाख के मामले को लेकर के जो चीन और भारत के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हुई थी, तो उसमें भी चूंकि इसने यूपीए सरकार के दौरान 2004 से लेकर 2014 के दौरान जो है यह एनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था। हालांकि ये समझौता भी बड़ा विचित्र है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि ये पहली बार देखा गया है कि दो देशों के बीच में
वो दो राजनीतिक दलों के बीच में समझौता वो माना हुआ है, ऐसा उसने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमने पहली बार देखा है। जबकि दो देशों के बीच में सिर्फ सरकारों के बीच में होता है, गवर्नमेंट्स के बीच में समझौता होता है। लेकिन यह है उस मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इस जेएनपीसी ने समझौता किया और उसे रिश्वत लिया, और वही राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए उसी रिश्वत के चलते वो भारत का बाजार खोल दिया वो चीन के लिए। और हर वक्त यानी मतलब पिछले साल जब लद्दाख को लेकर के चीन और भारत के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो जो चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो झूठी वो झूठी ही जो मैंने झूठ और अफवाह ही वो फैलाता रहता है। उसी बातों को उठा करके ये गद्दार राहुल भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में हमेशा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इससे बढ़ करके इस समय कोई गद्दार है नहीं देश का, और नहीं ये बरेली गेस्ट हाउस का ये बलात्कारी है। हालांकि ये केस मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये इन दोनों ने मिलकर के ये केस खा गए हैं, लेकिन ये फाइल फिर से खुल सकती है। ये राहुल गांधी वो अमेरिका के शहर बोस्टन में ड्रग स्मगलिंग यानी नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था, जिसको कि अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री थे वो थे 1999 से लेकर के 2004, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके इसको ड्रग स्मगलिंग के केस में जो पकड़ा गया था उसे छुड़वाया। तो सवाल इस बात का है कि जो ड्रग स्मगलर हो, जो बलात्कारी हो, जो जिसने इस देश को लूटा हो, जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार हो, आज क्या यह देश ये स्वीकार करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री बने? लेकिन ये माहौल, ये मौका ये बीजेपी दे रही है उसको, ये भी समझने की बात है। ये बीजेपी जो है राहुल गांधी को देश का गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, देश के लोग जाने नहीं, इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी, मोदी सरकार और स्वयं मोदी जी। मोदी जी इस राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानते हैं, और मीडिया से भी कह रखे हैं या उनके द्वारा वो इस तरह से माने है कि वो इस देश का गद्दार नहीं है, वो विरोध पक्ष का नेता है। हमारे देश के लोग बताएं कि जो इस देश का गद्दार हो, क्या वह एक वोट पाने का अधिकारी है? वह इस देश में रहने का ही अधिकारी नहीं है, एक क्षण के लिए भी। भारतीय जनता दल ने तो कई बार कहा है कि कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और यहां से शुरुआत करिए, इन तीनों का पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा करके, ताकि इनके दिमाग के अंदर पल रहे भारत के खिलाफ मंसूबों को जाना जा सके और इसको मुल्क को बताया जाए और मुल्क के सामने बेनकाब हों, और फिर
इनको पैक करके, इनको एक ही कार्टून में पैक करके इटली भेजिए। ये मजाक की बात नहीं है, देश की आवश्यकता है। लेकिन मोदी जी इन देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं। ये भारतीय जनता दल देश में एकता की बात करता है, देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बात करता है। ये बीजेपी वाले इस भारतीय जनता दल से दुश्मनी साध रहे हैं। आज भारतीय एकता हमारे लोग, हमारे भारतीय भाई बहन उसको समझने लगे हैं, उसको अपनाने लगे हैं, तो ये उसकी नकल करने लगे हैं। तो भेज देते हैं उसको, जो महाझूठा जो है आरएसएस का जो है मोहन भागवत। बस यही कमी है कि भाई इधर साधन नहीं है, उनके पास साधन पर काबिज है। यही फर्क है। हमने तो कई बार चुनौती दिया कि एक बार सामने बहस हो जाए, चाहे मोहन भागवत हों, चाहे बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी उनके नेता हैं, और सिर्फ बीजेपी नहीं, जीएनपीसी के भी, वाम दलों सबके, और एक ही बार जो है भारतीय जनता दल सबको बेनकाब कर देगा, और करना वो चाहता भी है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता दल के पास वो साधन नहीं, वो पैसा नहीं है। लेकिन लाइव टेलीकास्ट कराएं, और बाद में जब पैसा हो जाएगा तो हम वापस भी कर देंगे। एक बार देश जान ले, और इनको बेनकाब वो करके रहेंगे कि ये देश के तोड़ने वाले हैं। बीजेपी एक झूठा जो है वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुई है, और वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके सारा काम राष्ट्रद्रोह का वो कर रही है। लोग इसके वो उज्ज्वला पर और जनधन पर, वो आवास पर, सौभाग्य जो इनकी यानी योजना है, और कृषि और किसानों के लिए जो है, ये सब लालीपाप पर न जाए। ये जो हमारे मुल्क की जो बुनियाद है, बुनियाद को ये कैसे खोद रहे हैं ये बीजेपी वाले मोदी जी, इसको देखने की जरूरत है। और ये तो रहे मुल्क और अपनी आवाम को इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले ये छोड़ देते हैं। और देश के और इनका जो चरित्र है बीजेपी वालों का, मोदी जी का, कि जब भी कोई इस तरह की देश विरोधी अपराध होता है, जो कि यही सब करते हैं। अब देखिए, कृषि कानून के विरोध में कौन कौन ताकतें नहीं आई, खालिस्तानी आए, वो आए। अब ये सब कर रहे हैं कि ये किसानों को कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है। आज तक बीजेपी ये समझा नहीं पाए, और ये मीडिया वाले, कि भाई वो उसमें किसान कहाँ थे? उसमें किसान थे ही नहीं। जो हमारे किसान थे वो अपने अपने खेतों में थे। ये किसान के बेस में सारी जो है देश विरोधी ताकतें थी। कोई खालिस्तान जो है वो खालिस्तानी था, कोई वो था। ये टिकट जो है वो किसान है, जो नेता किसान है, जो कि इतनी बड़ी हिंसा वो फैलवा दिया, और क्या करने की जो है हमारे देश को वो शर्मसार करवा दिया। आतंकी यानी वो झंडे वो लगवा दिया, हमारे इतने पुलिस वालों को घायल वो करवा दिया। ये किसान है ये। वो और बक्कल उतारने की धमकी दे रहा है। लेकिन ये सब मोदी जी की कायरता नहीं, पता नहीं मिली भगत है इनकी। ये सब कुछ जानते हैं। मैंने कृषि कानून को लेकर के कितना भ्रम झूठ फैला करके ये भारत विरोधी जो आयोजन हो रहा था, ये सब पता है वो मोदी जी को, लेकिन इन्होंने होने दिया। ये तो देश विरोधी और देश के गद्दार
सिर्फ ये जेएनपीसी वामदल ही नहीं है, बीजेपी भी उसी स्तर की है। इस तरह की घटनाओं को जो है वो जो पूरा उसको मौका देती है, अवसर देती है और हवा देती है। तो जो बात बतानी थी कि मोदी जी ये गतिविधि आप छोड़िए, ये गतिविधि आप छोड़िए। तो ऐसे राहुल गांधी को सत्ता में वापस लाने के लिए, और वो भी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के जरिए, कुछ पत्रकार जो है लगे हुए हैं इस राहुल गांधी के या जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के चक्कर में। और निश्चित है कि वो सिर्फ खरीदे हुए पत्रकार नहीं हैं, इस देश के गद्दार किस्म के और बहुत खतरनाक देशद्रोही पत्रकार हैं। उनके कुछ नाम बता रहा हूं मैं। एक सबसे खतरनाक है आशुतोष, दूसरा सौरभ द्विवेदी, तीसरा जो है वो अजीत अंजुम, और इनके कार्यक्रमों में जो आते हैं वो अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, आलोक जोशी, विनोद अग्निहोत्री, राहुल श्रीवास्तव, और ये मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, और ये विनोद शर्मा है, वो हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक, और कभी कभी वो प्रभु चावला। इस प्रकार से ये बहुत ही खतरनाक देश विरोधी, देश के गद्दार ये पत्रकार हैं, और ये जहर ही उगल रहे हैं सब। अजीत अंजुम जो है बिल्कुल जहर उगल रहा है। तो भारतीय जनता दल का निवेदन है मोदी जी से, बीजेपी वालों से, कि अब तक आपने जो खेल खेला जो है, ये एक जो है देश को लूटने वाला, देश का गद्दार और क्या ड्रग स्मगलर और ये बलात्कारी राहुल गांधी को सत्ता मिलाने के लिए, और जो जिस बेताबी से सब ये कर रहे हैं, ये बहुत अंदेशा है कि सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, क्योंकि ये जेएनपीसी का इतिहास रहा है कि वो सत्ता हथियाने के लिए किसी भी सीमा तक वो जा सकती है। तो यदि इन खतरनाक पत्रकारों को यदि मोदी सरकार ने रोका नहीं, तो किसी न किसी ये दिन जहर फैलाते फैलाते देश में गृह युद्ध, सिविल वार भी करवा देंगे। तो भारतीय जनता दल का ये अनुरोध है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो कि अब तक तो ये राहुल की रक्षा करते रहे हैं, गद्दारों की, इन गद्दारों की रक्षा करके देश के साथ गद्दारी, यानी गद्दार राहुल के प्रति वफादारी मोदी जी की। तो जो गद्दार के प्रति वफादारी दिखाया है वही देश का गद्दार है। लेकिन फिर भी चूंकि देश का सवाल है और ये सत्ता पर बैठे हैं यहाँ और ये प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो उनसे ये दरख्वास्त करता है भारतीय जनता दल कि इन देश विरोधी पत्रकारों को अविलंब देश के बाहर निकालिए। यदि आप नहीं निकालेंगे, ये चेतावनी भी है, ये सलाह भी है, तो ये इतना जहर उगल रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है, ये इस देश में गृह युद्ध भी वो करवा देंगे। तो देश को बचाने के लिए ये यानी जिन पत्रकारों का नाम लिया गया है या उसके आसपास कुछ और भी पत्रकार होंगे, जो गिरोह है, इसको अविलंब जो है इनका भी वही नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके इनको तुरंत जो है देश से बाहर करिए। मैं फिर से नाम ले रहा हूँ। एक आशुतोष है, एक जो अजीत अंजुम है, एक सौरभ द्विवेदी है, और अशोक वानखेड़े, मुकेश कुमार
और जो है वो अमरीश कुमार और ये शरद प्रधान, विनोद अग्निहोत्री और ये विनोद शर्मा, प्रभु चावला, इस प्रकार के हैं। अच्छा, और भी जिन लोगों ने जो है वो इस तरह से यानी यूट्यूब खोल रखा है, यानी पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये सब भी आग ही जो है वो ये सब आग उगल रहे हैं वो भारत के खिलाफ। सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी इन देश के दुश्मनों को क्यों पाल रही है, और क्यों 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 उस सीमा तक इनको ले जाना चाहती है कि ये जब तक ये गृह युद्ध न करा दें तब तक जो है इनको जो है पालते रहना चाहिए। इस तरह का मन बना के बैठी हुई है। ये कितने खतरनाक हैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा तो मैंने ये कष्ट बीजेपी और मोदी जी से इस देश को ये है कि इन खतरनाक ताकतों को जो इन माने देश के लिए खतरनाक मतलब देश के लिए खतरनाक ताकतों के विषय में जो भारतीय जनता दल बता रहा है, ये बीजेपी वाले जो है इनको देश के लिए खतरनाक ताकत भी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि मोदी विरोधी हैं। ये भी एक साजिश है। इसलिए अब वो अपनी भारतीय आवाम भी समझे कि ये बीजेपी और मोदी जी ये बहुत ही भारत विरोधी, भारत के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं इन ताकतों को बचाने की। बताइए, जो भारत के लिए खतरनाक है, भारत का दुश्मन है, भारत का गद्दार है, उसको कहते हैं कि ये सिर्फ जो है मोदी विरोधी हैं। और वो भी इसी तरह का तर्क वो पेश करते हैं कि भाई हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं, चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं। देखिए, एक मोदी विरोधी और देश का गद्दार। मोदी विरोधी तो होना स्वाभाविक है, मोदी विरोधी होना कोई अपराध भी नहीं है, और वो देश का गद्दार होना और उसके देश के गद्दार होने की बात भी नहीं है। तो इन देश के गद्दारों को ये बीजेपी वाले जो है ये मोदी विरोधी कह करके देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। और ये उसी प्रकार जो है इतना खतरनाक राहुल को ये पप्पू कहलवाते हैं। ये साजिश है बीजेपी वालों की। बाकी तो खैर वो यानी घोर जो है वो ध्रुवीकरण, इसके जितने भी प्रचार करने वाले वो बस ये बोलते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो बीजेपी को वोट दीजिए। ये क्या रक्षा करेंगे? और कौन से हिंदू हैं, कौन से हिंदू हैं ये? और इनके चलते जो है जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो सीना चौड़ा करके जातियों में बांटना, संप्रदायों में बांटना, वो अपनी गतिविधि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रही हैं। ये अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है कि कितने सांप्रदायिक हैं और कितने जातिवादी हैं। जब इनको सत्ता मिलती है तो क्या करते हैं ये? अरे एक छोटा सा नमूना, काशी विद्यापीठ में समाजवादियों का कोई वहाँ पर जो है वो समाजवादियों का के समर्थन से वहाँ का जो छात्र संघ का अध्यक्ष वो चुना गया था। मंच पर आने के लिए वही समाजवादी वो कार्यकर्ता आपस में वो भिड़ गए। और यही नहीं,
के चुनाव में जब वो ये अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी जीती, माने जब जब उसने चुनाव जीता था, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही माने इतनी गुंडई मंच पर ही समाजवादियों ने की थी। और फिर तो शासन में पूरे प्रदेश में जो इनकी गुंडई माफिया चलता है, ये प्रदेश ने देखा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये प्रश्न यहीं पर रुकता नहीं है। अभी भी कौन से लोग हैं हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज में जो अभी भी इस अखिलेश, जो कि इस समाज को तोड़ने वाला है और माफिया राजी वो फैलाता है, और क्या कहने की गुंडा राजी वो स्थापित करता है, चाहे पार्टी में, चाहे विपक्ष में रहे तब भी और शासन में रहे तब भी, उसके पक्ष में कौन है? यदि देखिए, यदि उसके पक्ष में आज भी यादव कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनसे भी निवेदन है भारतीय जनता दल का, यह देश उनका भी है। ऐसे चलाने वाले ये कब तक चलाएंगे? देश का विभाजन का दर्द जो है वो घाव वो भरा नहीं है। और ऐसी शक्तियों के उभारने से, उनका हौसला बढ़ने से देश का विभाजन हुआ था कि जाति हो, संप्रदाय हो, उसके आधार पर जो है राजनीति करने वाले। तो खास करके भारतीय जनता दल का जो है वो मैंने अपने भारतीय समाज के यादव कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, उनसे विशेष विनती है, वो देश की सोचें, भारतीय समाज की सोचें, देश की एकता की सोचें। और देश की एकता को सोचने का और देश के विषय में सोचने का और देश मजबूत कैसे हो, यह उनका भी कर्तव्य बनता है। और इसी प्रकार और लोग भी जो इस अखिलेश के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। और इसी प्रकार अभी भी मायावती के मोह माया जाल में जो फंसे हुए भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो हालांकि भारतीय समाज में वो जो जातियों के आधार पर जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उन जातियों पर भारतीय आवाम ताकत दल का कोई विश्वास नहीं है और न उसके संबंध में कोई उसको संदर्भित करता है। वो तो जब भी बीमारी की बात आएगी, कि प्रॉब्लम की बात आती है, तो तब वो बताता है। तो ऐसे भारतीय भाई बहन भी जो कि इसके मायावती के मोह माया जाल में फंसे हैं, वो भी बाहर आए और भारतीय एकता के माहौल में माने इस माहौल को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, और माने देश का भी भला होगा, उनका भी भला होगा, और भारतीय समाज का भी भला होगा। लेकिन वो हमेशा जो है हमेशा इस समाज को तोड़ने कि कभी वो जो है यानी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, कभी ठाकुर सम्मेलन करेंगे। तो ये समाज को जो तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उनको नष्ट में नाबूद करना है। उनको वोट दे करके उनको जो है मजबूत नहीं करना है सभी। और उसी प्रकार के जो छुटभैया किस्म के हैं, ये ओम प्रकाश राजभर और कौन अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये सब जो है उन्हीं के मैंने जो अखिलेश यादव हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। जो मायावती हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। ये संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जो है वो ओम प्रकाश राजभर। तो ये सब के सब इस समाज के घोर शत्रु हैं। ये माना जाना चाहिए। और इस तरह की सोच जो है और इस तरह की जिम्मेदारी हमारे, चाहे हमारे यादव कहे जाने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं वो भी, चाहे हमारे पिछड़े अपने भारतीय समाज के जो पिछड़े अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो सभी लोग, सबकी बनती है जिम्मेदारी कि वो इस विषय में सोचें कि देश की एकता में ही सबका वो कल्याण है, भारतीयता में ही सबका वो कल्याण है। और
ये अंततो गत्वा जितना जल्दी सोच लेंगे उतना ही सबका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। और इनके मोह माया जाल से, इनके शिकंजे से, इनके हथकंडे से जितना जल्दी बाहर आप लोग आ जाएंगे, एक अच्छी शुरुआत की शुरुआत जो है वहीं से मुमकिन होगी। और इन सारी ताकतों को शून्य करना है ईवीएम मशीन पर, ये जरूरी है। और मोदी जी से विशेष आग्रह है, वो अगले एपिसोड में भी बताया जाएगा कि इन जो पत्रकारों का जो नाम लिया गया है, इनको तुरंत जो है इनका सभी वो टेस्ट करवा करके तुरंत जो है देश के बाहर निकालें इनको। भारतीय जनता दल बिल्कुल वो मांग करता रहेगा बराबर। ये आशुतोष, अजीत अंजुम, सौरभ द्विवेदी, अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, विनोद शर्मा और अमरीश कुमार, मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी, ये सब बहुत ही खतरनाक खेल रहे हैं इसमें। और सिर्फ जो है उस गद्दार राहुल को सत्ता में लाने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, कुछ ये लंबा हो गया है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कहने के सार्थक तभी होगा जबकि ये देश की एकता, भारतीयता की बात जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको अपनाएं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।